विश्व साहित्य में कहानी। यूरोप में कहानी विधा का जन्म कैसे हुआ, विकसित कैसे हुई, अमेरिका में कहानी कैसे हुई, या एशिया में, या लैटिन अमेरिका में, या विश्व के और जो देश थे अफ्रीकी देशों में कहानी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूरोप में कहानी विधा के बारे में जानते हैं। यूरोप में कहानी विधा का जो विकास है वह कहाँ से जाना जाता है, उस मौखिक परंपरा से जोड़ा जाता है यूरोप में कहानी की विकास का, जो जिसमें होमर के महाकाव्य जैसे इलियड और ओडिसी को जन्म दिया। मौखिक वृत्तांत पद्य में रचे जाते थे पहले, और गद्य में कहानी की लोकप्रिय अभिव्यक्ति जो है ईसा पूर्व की जो नीति कथाओं जो फेबल्स में हो चुकी थी। तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो यथार्थवादी कलात्मक दृष्टांत लोकप्रिय हुए। उसके बाद जब हम देखते हैं मौखिक परंपरा से ही यूरोप में कहानी लेखन की शुरुआत मानी जाती है, और 14वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में चौसर के जो है कैटरबरी टेल्स और बोकेशियो के डेकेमरान में कहानियों के लिखित रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो 17वीं शताब्दी में फ्रांस की लेखिका मदाम लफायते की उपन्यासिकाओं ने कहानी लेखन को प्रोत्साहित किया। इसके बाद यूरोप की जो है परिकथाओं के प्रकाशन और अंतोइन गालो में 1001 रातें या अरब की रातें के पहले आधुनिक अनुवाद ने 18वीं शताब्दी में एक आधुनिक विधा के रूप में कहानी की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी यूरोप में कहानी अगर हम देखते हैं तो यूरोप की परिकथाओं में जो प्रकाशन था, जो अंतोइन गालो के 1001 रातें या अरब की रातें जो है पहले आधुनिक अनुवाद में जो है 18वीं शताब्दी की एक आधुनिक विधा के रूप में कहानी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यूरोप में अब जो है कहानी लेखन का एक जो दौर शुरू हो चुका है, तो हम यूरोप में विभिन्न देशों में कहानी के विकास पर चर्चा करेंगे। यूरोप में अब जिस तरह से फ्रांस में कहानी किस तरह से विकसित हुई, आधुनिक कहानी के विकास। फ्रांस में जो कहानी की भूमिका है, बाल्जाक जो लेखक हैं, हेलो दिलीप जी, थोड़ा अपना म्यूट कीजिए दिलीप मेहर। फ्रांस में बाल्जाक जैसे लेखकों ने कहानी में न सिर्फ यथार्थवाद की जमीन तैयार की, बल्कि उसको जो है एक नई अभिव्यक्ति भी दी। बल्जाक और फ्रांस का जो कहानी क्षेत्र है, बल्जाक और फ्रांस के कहानी के क्षेत्र में जो योगदान है वो कहावत में भी सही होता है कि 19वीं शताब्दी में बल्जाक और फ्रांस की शताब्दी थी, और 19वीं शताब्दी में ही का ये समय था जो कहानी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। आज की कहानी में जो भी तत्व देखने को मिलते हैं, आज की कहानी में जो भी घटक घटक देखने को मिलते हैं, वह सशक्त अभिव्यक्ति पहली बार इसी दौर में हुई थी, बाल्जाक के समय। और बाल्जाक की महत्वपूर्ण कहानियां उनके कहानी संग्रह जो है ला कामदी ह्यूमेन यानी मानवीय कामदी में संकलित है। इसमें कहानी की सविस्तार चर्चा की गई है। तो बल्जाक ने कहानी विधा में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। बाल्जाक जो है कहानी को उसके पारंपरिक ढांचे से बिल्कुल अलग मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जो है सबसे ज्यादा सफलता मिली है उनको। उनकी कहानी का मुख्य केंद्र चरित्र, जैसे हम कई कल कहानी के वर्गीकरण में हम देख रहे थे, चरित्र प्रधान कहानी या फिर जो है कथा कहानी। तो जो बाल्जाक की जो भी कहानियां थी उसमें केंद्र बिंदु क्या था, चरित्र और वातावरण, जिसके चलते वो विशिष्ट बताए गए जो है संपूर्ण समाज का कलात्मक अध्ययन बन जाती है। एक बात बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं वो कृपया अपना जो है एनरोलमेंट नंबर और नाम जो है मैसेज बॉक्स पे लिखते हैं अपना, ताकि पता चल जाए हमें कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लासेस ऑनलाइन
भी हैं तो अपना नाम और नंबर मैसेज टाइप कर दें। तो देखते हैं कहानी की जो 19वीं शताब्दी के पहले पंजाब के अतिरिक्त और भी ऐसी कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें दूसरे मामले बल्कि अतिरिक्त की और जो है थे जैसे सर आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जी एक मिनट, नेटवर्क इशू होगा, देख रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? जी सर हेलो, आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है। ओके ओके। इसी प्रकार वो एक जो हमारे फ्रांस के कहानीकार हैं, जो प्रोस्पर मेरिमी का नाम फ्रांसीसी कहानीकारों में बहुत आदर से लिया जाता है। तो पेरिस प्रोस्पर जो मेरिमी की कहानी है वो किस कहानी लिखते थे? हम देखते हैं तो लोग संस्कृति या स्थानीय सर वॉइस बहुत वाइब्रेट हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा। नहीं हो तो रहने दो, मैं कर दूं, रहने दो, मैं कर दूं। तो ठीक है, अब आ रही है। शायद वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है एयरफोन में की वजह से ज्यादा साउंड आ था। जी सर आ रही है। तो परस्पर मेरमी जो लिखे थे वो उनकी प्रमुख कहानियां हैं मैथियो फाल्केन, कोलंबा, कार्मेन आदि। 19वीं शताब्दी जब खत्म होने को आ रही थी उस समय प्रमुख फ्रांसीसी कहानीकार हैं लाबेर, मोपासा और जोला। तो लाबेर के प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे थ्री टेल्स। इनमें 3 कहानियां संग्रहित है। थ्री टेल्स लाबेर की कहानी। आपको जो है जो भी मैं कहानी के जो विश्व साहित्य में कहानी हम देख रहे हैं, चाहे वो फ्रांस में हो, आपको कहानीकारों के नाम याद रखने होंगे और उनकी कहानियों के नाम याद रखने होंगे और कहानियों की विषय वस्तु क्या हुआ करती थी ये महत्वपूर्ण है। उससे जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं और जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने में आपको जो है सुविधा हो जाएगी, याद भी रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, कुछ भी चार्ट बनाकर जिससे तुमको याद रह जाए कि कहानीकारों के नाम और जो है उनकी कृतियां और उसमें विषय वस्तु क्या थी वो देखना है। तो जो लाबेर का प्रसिद्ध कहानी संग्रह था थ्री टेल, जैसे थ्री टेल में 3 कहानी संग्रहित है, ए सिंपल हार्ट, द लीजेंड ऑफ सेंट जूलियन और हस्पिलेटर और एक जो है हेरोदियस। तो तीनों कहानी की शैली जो है एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न है और कहानी की जो है शैली में अलगाव देखने को मिला। इसीलिए जो है एक कुशल लेखक के रूप में जो है हमारे मोपासा लाबेर प्रसिद्ध हुए। ये सिंपल हार्ट में हम देखते हैं तो तत्कालीन समाज में जो व्याप्त धन की लोलुपता है उसके बारे में बताया और हॉस्पिटलर का परिवेश जो था मध्यकालीन था और ये परिवेश कहानी के पात्रों को संचालित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोबेर की कहानियां जो है एक तरह से विश्वसनीय है, जीवंतता जो है प्रतिष्ठित करती है। और इसी प्रकार मोपासा एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक है जिनकी सबसे ज्यादा ख्याति उनकी कहानियों के आधार पर हुई है। मोपासा
अन्य फ्रांसीसी लेखक जैसे बाल्जाक और लोबेर महत्वपूर्ण कहानियां लिखते थे, लिखने के बावजूद भी इस सफल उपन्यासकारों के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हुए। वो लोग कहानी लिखने के साथ साथ उपन्यास लिखते थे, मगर मोपासा ने जो विडंबना, सामाजिक आलोचना, आदर्शवाद और मनोवैज्ञानिक गहनता को सौंदर्य शास्त्रीय अवसाद में पिरोकर बड़े पैमाने में जो है कहानी की विषय वस्तु जो है इन सबसे संबंधित रखी, तो इनके कहानी जो है तत्कालीन फ्रांस की सर्वसुलभ स्थितियों और चारित्रिक रूपों का विवरण देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एमिल जोला की कहानियां प्रकृतवाद की प्रवर्तक बनी। एमिल जोला की जो है कहानियां प्रकृतवाद की प्रवर्तक बनी। जोला ने जो है 19वीं शताब्दी को विज्ञान के प्रभुत्व वाली शताब्दी के रूप में लिखा। उनका स्पष्ट था कि जो मानना था कि मानवीय शक्तियों के अध्ययन और प्रेक्षण का सबसे अच्छा साहित्य, और जोला को उस दौर में प्रचलित जो जीव वैज्ञानिक निर्धारणवाद ने प्रभावित किया था। उनकी कहानियों में ही मानव व्यवहार के सिद्धांतिक या व्यवहारिक पक्ष को दिखाया गया, वैज्ञानिक परिदृश्य प्रदान करती है उनके जो है सैद्धांतिक पक्ष। पर ये 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में फ्रांसीसी कहानी हम देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी कहानी 20वीं सदी में कैसी थी, उसमें थोड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? 19वीं सदी की जो है यथार्थवादी विरासत को संजोते हुए कहानी के शिल्प के स्तर में जो है नए नए प्रयोग होने लग गए। नए बोध के कहानीकारों में जो है उनमें एक तरह से नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ। 20वीं शताब्दी में फ्रांस में आधुनिकतावाद का जन्म हुआ और स्त्री लेखन को एक नई धार मिली फ्रांस में। तो नए बोध के कहानीकारों में आंद्रे जिद का नाम महत्वपूर्ण है। नए बोध के कहानीकारों में आंद्रे जिद जो है इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो जिद की जो कहानियां हैं वो फ्रांसीसी परंपरा के नैतिकता बोध को नया मोड़ देती है। 19वीं सदी की फ्रांसीसी कहानियां जो समाज को केंद्र में रखकर लिखी गई थी, मगर जिद की जो कहानियों का केंद्र था वह था व्यक्ति। समाज न होकर व्यक्ति पर अधिक बल दिया है। व्यक्तिवाद ही उनका एक अनूठा पहलू था। इसी प्रकार प्रख्यात फ्रेंच कवि जो है पॉल वेलेरी ने एन इवनिंग विद तेस्ते नामक विख्यात कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने बुद्धि और भाव तथा अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच संघर्ष को चित्रित किया है। तो फ्रांसीसी कहानी में ये तो 20वीं सदी की कहानी थी। अब फ्रांसीसी कहानी में कुछ जो है महिला कथाकार भी हुई, स्त्री लेखन जिसे हम कहते हैं। स्त्री लेखन की ऐसे तो फ्रांस में बहुत लंबी परंपरा रही है। मदाम लफायते, मदाम इसाएल, जॉर्ज सेंट सिमोन द बोवा, कोलेत, मार्गुरिट दूरा और नताली सोरोत जैसी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। जॉर्ज सैंड 19वीं शताब्दी की फ्रेंच लेखिका थी। जॉर्ज सैंड, उनकी कहानियों में रोमानी आंदोलन का हिस्सा थी और वह 18वीं शताब्दी के चिंतक रूसो के विचारों से प्रभावित थी। 18वीं शताब्दी में एक विचारक थे रूसो, उससे वो प्रभावित थी। जॉर्ज सैंड, उनकी धारणा थी कि मनुष्य नैतिक आचरण और अच्छाई से युक्त है, उसे किसी सामाजिक रीति को मानने या धर्म पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है मनुष्य को। तो अपनी कहानियों में एक सजग स्त्री चेतना। पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर जो है इसका है 8 है, 8 9 पे है अभी सर। ओके, थैंक यू। तो आपको जो भी देखना है देखो, आप अपनी किताब भी लेकर रख रही हैं तो पहले देखिए आप उस जो भी कहानी के कारों के नाम हैं
उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, और कहानीकारों के नाम के साथ साथ कहानी संग्रह या उस कहानी की विषय वस्तु क्या है उसको ध्यान में देना है। और हम क्या कि पूरी डिटेल्स में भी इसको नहीं पढ़ सकते, और डिटेल्स में हमको लिखना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से एक या दो इस तरह से आएगा, चारों किताबों को लेकर एक पेपर बनेगा 9 का, तो उसमें से आपको छांट छांट कर पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट्स है उसकी विषय वस्तु, प्राय तो देखो जो विशेषता है या प्रवृत्ति जो देख रहे हैं हम कहानियों की, फ्रांसीसी कहानियों में जो प्रवृत्ति है वह जो है सामाजिक या व्यक्तिवादी। हम देख रहे हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, और उस समय विभिन्न प्रकार की क्रांति उत्पन्न हो रही थी, जैसे हम फ्रांस विप्लव कर रहे थे, उसी से जो है फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई। तो उस समय की जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसमें ये तरह की विचारधारा कैसे आई, उसको ध्यान देना है, और वही हम लिख रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं कि जो स्त्री लेखन, अब हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी कहानी में स्त्री लेखन के बारे में, तो 20वीं शताब्दी में फ्रेंच लेखिका, महिला लेखिका जो थी उसकी बात कर रहे थे कि फ्रेंच लेखिका, और एक सैंड को तो हमने जाना, इसी प्रकार जो है मार्गुरीत दूरा ने जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण कहानियां लिखी थी। इनकी कहानियों में जो स्त्री की जो सहनशील प्रकृति है, जो नारी जो टॉलरेट करती है, वो उसके बारे में बताया गया, जो अक्सर कल्पना शक्ति के आवेग और प्राकृतिक आपदाओं के समक्ष लाचार नजर आती है। वो जो है जस्ट इमेजिन कर लेती है कई बार, और कई बार इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं आती है जिसपे महिला लाचार होती है दिखती है। और मार्गुरित की जो प्रसिद्ध कहानी है द बो, उसमें यह देखने को मिलता है। इसी प्रकार और एक महिला लेखिका है नताली सारोत, जिसमें मानव बोध के स्वभाव के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को बड़ी सिद्धांत से दर्ज किया गया है। यानी मानव बोध, इंसानियत का जो विचार भावना है, मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वभाव में किस तरह से हमारा परिवर्तन आ रहा है मनुष्य में, किसके लिए आ रहा है, वो समाज के लिए आ रहा है या परिवेश के लिए आ रहा है, उसको उस कहानी में दिखाया गया है। इसी प्रकार और एक महिला लेखिका है फार्मर सेगान की कहानियों में निठल्ले अमीरों के जीवन के जो है स्वार्थी और खतरनाक पहलुओं की छवियां दिखती है। जो हमारे कई इस तरह के अमीर जो पूंजीपति वर्ग हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करते हैं। और सेगान के जो कहानियों का नाम है सिल्के नाइट, इंसिडेंटल म्यूजिक, स्टोरीज, इनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का नाम है इसमें, और बहुत सारी कहानियां हैं इसी तरह की। तो हम फ्रांस में कहानी देखने के बाद जो एशिया में, ब्रिटेन में देखते हैं। ब्रिटेन के जो कहानीकारों में विश्व साहित्य में कहानी को एक नया आयाम दिया। सही मायने में ब्रिटेन में ही आधुनिक कहानी का आविर्भाव हम देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में। और इस समय की जो कहानी लेखक थे वाल्टर स्कॉट, उनकी कहानियों में जो नायक हुआ करता था, उसमें ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाहर के जो अनेक कहानीकारों के मन में लंबे समय तक उस नायक के बारे, उस नायक की छवि को वो लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में कहानी को एक लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय ही स्कॉट को जाता है। क्योंकि स्कॉट ने कहानी के माध्यम से जो कैरेक्टर दिखाए, वो कैरेक्टर के माध्यम से जो है कहानी फेमस हो जाती है। जिस तरह से हम हिंदी कहानी के विकास में भी हम देख सकते हैं कि चंद्रकांत बाबू देवकीनंदन खत्री ने इस तरह की एक कहानी लिखी थी, उपन्यास लिखा था कथा साहित्य में, चंद्रकांता। तो उसको जो है हिंदी न जानने वाले भी हिंदी को सीखा और उस उपन्यास को पढ़ा, और सबसे ज्यादा कृति उसकी बिक्री हुई थी। इसी प्रकार रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने भी जो है रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियां लिखकर ब्रिटेन में कहानियों का एक पाठक वर्ग तैयार किया। जो रोमांचक कहानी का श्रेय जो है ब्रिटेन में किसको जाता है? रॉबर्ट लुई को। और इनके कहानी संग्रह का नाम है द न्यू अरेबियन नाइट्स और मोर न्यू अरेबियन नाइट्स। न्यू अरेबियन नाइट्स और एक कहानी संग्रह का नाम है मोर न्यू अरेबियन नाइट्स।
और जो कहानी विधा का उत्पन्न तो हम देखते हैं कि जो हुआ ब्रिटेन में लुई स्टीवेंसन से, पर हम उसको जो है आगे बढ़ाया वो चार्ल्स डिकेंस ने। उन्होंने कहानी में सामाजिक यथार्थवाद की प्रतिष्ठा की, क्योंकि कहानी में नए नए तरह के प्रयोग किए डिकेंस ने। ब्रिटिश समाज में जो व्याप्त थे विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, कुसंस्कार, वो डिकेंस की कहानियों में, उपन्यासों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में और एक कहानी थे आर्थर कोनन डायल। इन्होंने जासूसी कहानियां लिखी। जासूसी कहानियां, इनके जो है कहानियों का विषय होता था जासूस, अपराध, हत्या की गुत्थी सुलझाना जिसमें होता है वो होता है जासूस। इसी प्रकार डिकेंस की यथार्थवादी परंपरा को अपनी कहानियों ने अर्नाल्ड बेनेट ने आगे बढ़ाया। उनकी कहानियों में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया गया, यानी अंचल विशेष की जो विशेषताएं होती है, अंचल विशेष कहने से वहां का वातावरण, रहन सहन और जो वहां की विभिन्न प्रकार की परंपराएं, संस्कृति को दिखाना, वो होता है आंचलिकता। तो अर्नाल्ड बेनेट ने जो है वह आंचलिकता को दिखाया उसमें। इसी प्रकार अंग्रेजी कहानी के विकास में जोसेफ कॉनरेड का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी तरह और ब्रिटेन में कई कहानीकार हुए, रुडयार्ड किपलिंग, D.H. लॉरेंस, इनके सब जो है कहानियों के नाम आपको देखना होगा। जेम्स जॉयस, समरसेट मॉम, पर ऐसे कुछ अच्छे कहानीकार थे, कुछ अच्छे कहानीकार नहीं भी थे। जैसे समरसेट मॉम की कहानी आलोचकों को भले ही रास ना आई, मगर पाठकों को अच्छी लगी। विद्वानों को भले ही आलोचना करने वालों आलोचकों की उपेक्षा के बावजूद भी जो है मॉम कुशल शिल्पकार और व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पाठक को अच्छा लगा, व्यंग लगा, मनोरंजन का साधन हुई। अपनी रचनाओं में उन्होंने मनोरंजन को महत्वपूर्ण माना और शिक्षाप्रद कहानियां लिखी, जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने वाली होती थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह थे ओरिएंटेशंस, द ट्रेवलिंग ऑफ ए लीफ, आ किंग, 6 स्टोरीज, ईस्ट एंड वेस्ट, द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, कार्मोपोलिटेंस आदि। इसी प्रकार एवलिन वा ने आधुनिक जीवन की आध्यात्मिक रिक्तता को आधार बनाकर कहानियां लिखी। और प्रथम विश्व युद्ध के पहले के जो ब्रिटिश कहानीकारों ने हेक्टर ह्यू मोनेरोसाकी का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानियां जो है प्रथम विश्व युद्ध के पहले एडवर्ड कालीन जो है ब्रिटिश समाज के कुलीन जो है खोखलेपन को व्यंग्यात्मक भाषा में उन्होंने दिखाया। हेक्टर ह्यू मोनेरोसाकी, साकी भी कह सकते हैं हम उन्हें। और 20वीं शताब्दी जब हम देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो विज्ञान आधारित जो कथा साहित्य में पनपने का पर्याप्त अवसर दिया है। विज्ञान आधारित जो कहानियों के लेखक के रूप में एजी वेल्स और आर्थर सी क्लार्क, एच.जी. वेल्स जो है विज्ञान पर आधारित लिखते हैं कहानी, और एक इसी तरह के लेखक हैं आर्थर सी क्लार्क, ये ब्रिटेन के कहानी लेखकों में हैं। दोनों लेखक की प्रमुख चिंता यही थी कि विज्ञान किस तरह से निरंतर प्रगति और उसके खतरनाक प्रयोगों के बीच मानवता का क्या भविष्य रहेगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा और इसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो 20वीं शताब्दी में जीवन की यांत्रिकता, जिस तरह से आज हम लोग जो हमारी जिंदगी भी एक यंत्रवत बन गई है, नैतिकता नहीं रही, युद्ध की जो है भयानक तबाही, इसको भी कई कहानीकारों ने व्यंग किया। जैसे डार्क ह्यूमर उस तरह की कहानी लिखते हैं जिसमें मानवीय पतन और त्रासदी की कहानियों को जो है व्यंग्यात्मक रूप से देखने को मिलता है। जॉन मार्टिमर ने अपनी कहानियों में ऐसे चरित्र और कथानक रचे जो रहस्य, रोमांच या हंसी मजाक, सामाजिक आलोचना से मिश्रित है। और महिला लेखिकाओं की भी अगर बात करें ब्रिटिश में, तो
अगाथा क्रिस्टी और पीडी जेम्स जैसी लेखिकाओं ने जासूसी और रहस्य रोमांच भरे विषयों पर जो पुरुष प्रधान या पुरुष वर्चस्व के द्योतक माने जाते हैं उस तरह की कहानियां लिखी उन्होंने, जिसमें सदियों से जो है पददलित नारी, आशा, आकांक्षा और चिंता से जड़ित नारी को दिखाया है। उसमें वही उनकी कहानी का स्वर था। या फिर जो स्त्री मन की जो विभिन्न विडंबना है उसको उन्होंने दिखाया। नारी जीवन की विभिन्न प्रकार की पीड़ा, चाहे वो जीवन की विसंगति हो, असंतोष हो, या फिर कहानियों में विभिन्न प्रकार के पढ़ने वाले जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, उसको दिखाना जो है महिला कथाकारों का उद्देश्य रहा है ब्रिटिश कहानीकारों में। इसके बाद जर्मनी में कहानी अगर देखते हैं, इस जर्मनी में जो है फेमस बनाने का कहानी विधा को लोकप्रिय बनाने में ग्रिम बंधु कहने से दो, जेकब ग्रिम और विलम ग्रिम, जेकब ग्रिम और विलम ग्रिम का योगदान असंदिग्ध है। उनके द्वारा जो जर्मन की जो परिकथाओं वो बहुत फेमस हुई, और इनकी जो लिखने की स्टाइल है ग्रिम बंधु की, वो बड़ी ही स्वच्छ है और बच्चों की कल्पना शक्ति को ये प्रभावित करती है। और आगे चलकर यही यथार्थवादी कहानीकारों ने जर्मन की कहानी को परिकथाओं से मुक्त किया और सामाजिक आलोचना को कहानी में प्रतिष्ठित किया, जो समाज में विभिन्न प्रकार की आलोचना होती है। और इसमें जो है इन लेखकों में E.T.A. हाफमैन का नाम उल्लेखनीय है। हाफमैन जो हमारे लेखक हैं, हाफमैन चरित्र समाज द्वारा जो है प्रताड़ित और समाज द्वारा अनुमोदित परंपराओं को मानने से इंकार करते हैं। हाफमैन की प्रमुख कहानियां थी फैंटेसी पीसेज, इन कैलोट्स मैनर, लिटिल जैक्स, द सेरापियन बेद्रेन, प्रिंसेस ब्रेम्बिला आदि। इसी प्रकार टॉमस मन ने जर्मनी कहानी में जो है यथार्थवादी परंपरा को नया मोड़ दिया। यथार्थवादी कहने से जो जीवन से जुड़ी सत्यता, और बर्तोल्ट ब्रेख्ट की जो कहानियां थी वो संस्कृति जो हमारी संकट पे आ रही है उस पर व्यंग्यात्मक तौर पर लिखते थे। जर्मनी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक चेतना को हाइनरिक बॉल ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारी राजनीतिक चेतना में एक बदलाव आया, वह सामाजिक राजनीतिक आलोचना पर व्यंग जो है उन्होंने किया, और हाइनरिक बॉल ने जो अपनी कहानियों में बड़े ही यथार्थवाद या मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे उपस्थापित किया है। तो जर्मन में महिला कथाकारों की बात करें तो क्रिस्टा वोल्फ का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानियों में भी स्त्रीवादी चेतना को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार रूस में कहानी, रूसी लेखकों ने यूरोप में जो कहानी, यूरोप की कहानियों में जो रूसी कहानी आई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यूरोपीय कहानी में रूस की कहानी की है, क्योंकि यूरोप की कहानी में लंबे समय तक यथार्थवाद का झंडा बुलंद रखने में रूस की भूमिका महत्वपूर्ण है। और कहानी आधुनिक तत्वों से युक्त जो है कहानी कला को रूस में अलेक्सांद्र पुश्तिन और निकोलाई गोगोल ने प्रतिष्ठित किया। निकोलाई गोगोल की कहानी कौन सी थी? इवनिंग ऑन ए फार्म नियर दिकांका, बल्कि यूरोप की ही आरंभिक आधुनिक कहानियों के रूप में जाना जाता है निकोलाई गोगोल की कहानी इवनिंग ऑन ए फार्म नियर दिकांका। रूस की कहानी थी जिसे जो है यूरोप की आरंभिक कहानियों में महत्वपूर्ण जाना जाता है, और गोगोल की जो कहानी थी वो तत्कालीन रूस की सामाजिक विद्रूपताओं का करारा व्यंग करती है। मानवीय करुणा और उल्लास का अद्भुत सम्मिश्रण है गोगोल की कहानियों में। इसी प्रकार रूस के अन्य कहानीकार हैं इवान तुर्गनेव की जो है जारकालीन रूसी समाज की कुटिलताओं और किसानों के दयनीय स्थितियों का क्रांतिकारियों को जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का चित्रण कहानियों में किया। किसानों को किस तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाया करता था उसका खुलकर विरोध किया।
इसी प्रकार और एक कहानीकार हैं फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने रूसी कहानी में जो है मनुष्य के मनोजगत की विविधतापूर्ण सृष्टि की गतिविधि, जैसे कि किसी की हत्या में निहित मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को पात्रों के जो बर्ताव के माध्यम से दिखाया गया। रूसी कहानी में यथार्थवाद के सर्वोच्च शिखर को ले जाने वाले लेव टोल्स्टॉय ने जो है मैक्सिम गोर्की की कहानियों में मिलते हैं। टोल्स्टॉय ने जो है अपने जीवन के अनुभव, अपने परिवार में बीती हुई या जिंदगी में बीती हुई और रूसी जनता की नियति को अपना कहानियों का स्थान दिया। अपनी कहानियों का विषय क्या था इनका? अपने जीवन का अनुभव, परिवार का अनुभव, अपना भोगा हुआ पल, वह था टोल्स्टॉय का कहानी का विषय। और मैक्सिम गोर्की की जो कहानियां हैं कला के स्तर पर सामाजिक यथार्थवाद की विजय का उद्घोष करती है। गोर्की के बाद अगर 20वीं शताब्दी की रूसी कहानीकार में, और गोर्की की अगर प्रमुख कहानियों जो है मकरचुद्रा, चेलकास आदि है, तो गोर्की के बाद 20वीं शताब्दी के रूसी कहानीकारों का जोर जो है बाह्य यथार्थ के चित्रण पर उतना नहीं रहा जितना कि मनुष्य के अंतर जगत के यथार्थ पर। उन्होंने जो है समाज के स्थान पर फिर व्यक्तिवाद का जो है सहारा लिया और उसको लेकर कहानियां लिखी। तो 20वीं शताब्दी की जो रूसी कहानियों में स्त्री कहानी फिर किस तरह से दिखाया गया। तात्याना टॉल्स्टॉय रूस की प्रमुख कहानी लेखिका के तौर पर प्रतिष्ठित हुई। तात्याना टॉल्स्टॉय, उनकी कहानियां परिपक्व शिल्प के लिए विख्यात थी। उनके लिखने की जो टेक्निक थी, स्टाइल थी, वह जो है परिपक्व थी, पूरी तरह से मैच्योर थी, क्योंकि शहरी लोक भाषा का रचनात्मक इस्तेमाल उनकी प्रमुख विशेषता थी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ऑन द गोल्डन पोर्च, स्लीप वॉकर इन ए फॉग। इसी प्रकार यूरोप की कहानी में जब बात होगी तो इटली की बात करते हैं हम। इतालवी लेखक जो है बोकेशियो की डिकेमेरान में संकलित कहानियों में यूरोप के आरंभिक दौर की जो है स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को हम देख सकते हैं। दांते की जो है देवी कामदा से प्रेरणा लेकर बोकेशियो ने मानवीय कामदी तक की रचना डेकिमेरान का नाम दिया है। तो रूसी कहानियों में कुछ प्रमुख कहानियों के नाम आप लोग दे सकते हैं। एडम एंड आफ्टरनून, अर्जेंटीन एंड स्मोक, द सीजन्स इन द सिटी। इसी प्रकार जो दूसरे हमारे यूरोप के अन्य जो देश रह गए उसमें कहानियों का विकास कैसे हुआ। बोस्निया में कहानी, या फिर बोस्निया में औचिंद्रिय की कहानी फेमस हुई थी, जो जीवन के संघर्ष और अपनी अस्मिता को विदेशी ताकतों से किस तरह से सुरक्षित रखी जाए उससे संबंधित कहानियां लिखी जाती थी। द विजियर्स एलिफेंट, अनिकाज टाइम्स, जैको पेनोरमा आदि। चेक गणराज्य में भी प्रमुख कहानीकार हुए फ्रेंच काफ्का और मिलान कुंदेरा आदि। नॉर्वे में भी कहानीकार हुए, उन्होंने भी कहानी लिखी। पोलैंड में भी कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार हुए, स्वीडन में। इसी प्रकार यूरोप में कुछ यहूदी कथाकार हुए थे। यहूदी संप्रदाय के जो थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नात्सियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार को आधार बनाकर बहुत सारी कहानियां लिखी गई। सदियों से यहूदियों को शक और संशय की निगाह से देखा गया था और उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते थे। सदियों से जो है यहूदियों पर अत्याचार हुए और इस विरासत ने जो है 20वीं सदी में विकराल रूप धारण कर लिया। जर्मनी में नात्सीवाद के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहूदियों के दिल दहला देने वाली यंत्रणा का सामना करना पड़ता है। तो यहूदी यूरोप की जो भाषा थी, इजराइल में या फिर यूरोप में यहूदी लेखक जो है यूरोप में ही रहे थे और यूरोपीय भाषा में ही वो लोग कहानी लिखते थे। तो उनके कहानीकारों में प्रमुख थे प्राइमो लेवी, जो इटली की भाषा में लिखते थे। इसहाक बेबल रूसी भाषा में लिखते थे। हाइने जर्मन की भाषा में लिखते थे। रूथ प्रवार झापबाला अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। फ्रेंच काका चेक भाषा में लिखते थे। इसी प्रकार जो है कई तरह के लेखक हुए जो यूरोपीय भाषा के कथाकार हुए।
तो हम देखते हैं कि यूरोप में कहानी का जो विकास हुआ सबसे पहले मौखिक परंपरा से हुआ, जिसे हम कहां से शुरुआत माने, होमर के महाकाव्य इलियाड और ओडिसी से हम मानते हैं। आज कहानी विधा ने जो भी रूप लिया है उसका प्रादुर्भाव 19वीं सदी से है। फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मन हो, रूस हो, अन्य देशों में कहानी की दशा और दिशा का परिचय हम देखें कि आज किस तरह से जो है यूरोप के जो विभिन्न देश थे, चाहे वो जर्मन हो, रूस हो, इटली हो, उसमें हमने कहानियों को देखा और उन्होंने किस तरह से कहानीकार हो रहे थे। वहां की जो है महिला लेखिकाओं का भी एक ग्रुप था, एक गुट था, स्त्री कहानीकारों ने उनकी कहानियों में किस तरह से नारीवाद के ऊपर विभिन्न प्रकार के विचार लिए, वो हमने देखा। इसके बाद यूरोप के बाद अमेरिका में कहानी देखते हैं हम, क्योंकि अमेरिका में कहानी की बात करते हैं तो अमेरिका में कहानी का उदय वाशिंगटन इरविन ने कहानी के आख्यान और शैली के सिरे में जो है बदल डाला। इरविन ने अमेरिकी कहानी को उपदेशात्मकता की कैद से बाहर निकाला। पहले उपदेशात्मकता, उपदेश प्रदान सिर्फ कहानी निकालती थी और उसे ऐसी प्रभावोत्पादकता यानी इफेक्टिव कहानी से नवाजा जो साहित्यिक राष्ट्रवाद की उन नई राहों को खोलती है। और क्रांति के समय से ही अमेरिकी मानस के बारे में वह बताती है। इरविन ने अमेरिकी कहानी में ऐसे ही जो है चरित्रों का सृजन किया, जिसमें कहानियों के विषय क्या होते थे, राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे, लोकतांत्रिक समाज की बदलती हुई धारणाएं, विविधता और गतिशीलता से युक्त समाज की संभावनाएं और आकांक्षाओं का ग्रामीण एवं व्यावसायिक मूल्यों के अंतर्द्वंद के साथ इरविन की कहानियों में विश्वसनीय रिश्ता बनाया। तो किस्सा गोई की कला को कहानी की विषय वस्तु के समक्ष महत्वपूर्ण पहले माना था इरविन ने। इरविन का स्पष्ट मानना था कि लंबे कथात्मक वितान नीरस होने के बावजूद लोकप्रिय हो सकते हैं। लंबी लंबी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं कई बार, फिर भी लोगों को पसंद आती है। इंटरेस्टिंग ना होते भी क्यों पसंद आती है? क्योंकि लेखक पात्रों और कथानक के बूते पाठकों के पन्ने पलटने और पूरी किताब पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। कई बार कैरेक्टर ऐसे रहते हैं जिसे हमें जानने की इच्छा जागृत होती है। कहानी की स्टोरी बोरिंग लगती है पर ये कैरेक्टर एक अच्छा है जो इसके बारे में जाने कि आगे क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, इस तरह से पता चलता है। मगर कहानी ऐसी विधा है जो अब तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कलात्मकता के प्रति लेखक का सजग और सतत समर्पण न हो। जब लिखने की कलाकृति, जब उसे लिखने की स्टाइल नहीं आएगी तो कहानी सक्सेस नहीं हो सकती। विविधपूर्ण चरित्र सावधानी पूर्वक रचना है, हमें उसमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखाने हैं, तो उसकी जो स्टाइल है, लिखने की जो शैली है, वह हमें जो है साहित्यिक कला रूप के अनुसार बनानी चाहिए। साहित्य में जिस तरह से कहानी में किस तरह शैली में लिखनी चाहिए, कहानी में क्या तत्व प्रधान होने चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए हमें, उसके बाद हमें कहानी लिखना है। तो हम देखते हैं कि इरविन ने को ही अमेरिका के कहानी का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। तो नेथनियल हार्थन और एडगर एलन पो इस नए काल रूप के संस्थापक और प्रतिष्ठापक के तौर पर हमारे सामने आते हैं, क्योंकि कहानी की जो संरचना और कथानक मजबूती प्रदान करना, इरविन ने के लंबे विवरण और दिलचस्प विषयांतरों के स्थान पर कलात्मक स्थापत्य का सुस्पष्ट बोध और प्रतिष्ठित किया था नेथनियल हार्थन ने। फिर भी अपने समय में हार्थन को प्रशंसा मिली। सहृदय जो शब्द चित्र या अन्योक्तिपरक कहानियां लिखे थे, संभवतः पहले अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने विज्ञान की कथाएं लिखी थी। हार्थन विज्ञान के संबंध में उन्होंने कहानियां लिखी। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां थी यंग गुडमैन ब्राउन, रोजर माल्विन्स वेरियल, द जेंटिल बॉय, एल्गोरिज ऑफ द हार्ट। एडगर एलन पो को ऐसे कहानीकार के रूप में याद किया जाएगा जिसने अमेरिकी रोमानी गाथाओं को महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया।
पो ने जो है डरावनी कहानियों को एक गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में रूपांतरित किया और अमेरिकी साहित्य में जासूसी कहानियों का आविष्कार किया। डरावनी कहानी जो थी या जासूसी कहानी, तो पो कहानी को नैतिक आग्रह से मुक्त रखने के पक्षधर थे। तो इसी तरह मेलविले भी एक कहानीकार थे। मेलविले ने जो कहानी में नए नए प्रयोग किए, उस समय ज्यादा ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए, मगर 20वीं शताब्दी में उन्हें अमेरिकी कहानी में सबसे कुशल और सबसे दक्ष लेखक के रूप में मेलविले को ही जाना जाता है। मेलविले के बाद कहानी की रोमानी परंपरा के महत्वपूर्ण लेखक हैं फिट्स जेम्स, ओब्रायन और हैरियट प्रेस्कॉट स्पोफर्ड। ओब्रायन की कहानियां जो है एक तरह से, तो 1857 में अटलांटिक मंथली नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशक होने के बाद 1857 याद रखना, सिपाही विद्रोह जब होता है ना, उस समय अटलांटिक मंथली नामक एक जो है साहित्यिक मैगजीन प्रकाशित होती थी, पत्र प्रकाशन होता था। बाद में अमेरिका में कहानी का बाजार बनना शुरू हुआ, उसके बाद ही अमेरिका में कहानी के बारे में जो है लोगों में दिलचस्पी बढ़ी। बाद में तो और कई तरह के मैगजीन होने लगी, द गैलेक्सी, लिपिनकॉट्स मैगजीन, स्क्रिबनर्स मंथली, द सेंचुरी मैगजीन आदि साहित्यिक पत्र। याद रखना अमेरिका में प्रकाशित जो है साहित्यिक मैगजीन के नाम, जिससे जो है कहानी की विधा को सशक्त बनाया जिसने। तो 19वीं सदी के अंत तक यथार्थवाद के उदय के साथ अमेरिकी कहानी में जो है महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसके बाद इंग्लैंड में कहानी, क्योंकि न्यू इंग्लैंड की अमेरिकी लेखिकाओं ने भी यथार्थवाद के लिए अलग तरह से एक रास्ता बनाया। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के लास्ट तक अमेरिकी कहानी में प्रकृतवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। कुछ आलोचकों ने इसे यथार्थवाद की ही अपरिष्कृत अभिव्यक्ति माना। प्रकृतवाद यानी जो रियलिटी है, प्रकृति में जो हो रहा है, और यथार्थवाद भी यही था कि जो जीवन से जुड़ी सच्चाई। तो कुछ लेखकों ने वही बताया कि यह जो है यथार्थवाद की ही अपरिष्कृत अभिव्यक्ति है बोलकर कहा 19वीं शताब्दी में जो अमेरिका में प्रकृतवाद दिखाई दिया। फिर 19वीं शताब्दी के बाद जो अमेरिकी कहानी में एक नया युग आया, जैसे स्टीफन क्रेन के साथ अमेरिकी कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है। क्रेन ने जो है कहानी में विभिन्न तकनीकों के साथ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने जो है विसंगति, विडंबना, यथार्थ की जो है अभिव्यंजना को कहानी की शैली में समावेशित किया। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ होती होती अमेरिका में कहानी में एक और, क्योंकि उस समय जो है कहानी एक सशक्त विधा बन चुकी थी, जिससे पाठकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई और जो है कहानी नई विधा तो थी, नई विधा के रूप में लोगों को ज्यादा पसंद आ रही थी। तो पाठकों की संख्या बहुत वृद्धि हुई और साहित्यिक पत्र और किताबों के बाजार में कहानी लेखकों को आलोचनात्मक अनुशंसा के साथ साथ जीविका उपार्जन की सुरक्षा भी प्रदान कर दी थी। 20वीं शताब्दी में तो कहानी जीविका उपार्जन का माध्यम बन चुकी थी। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था, उससे जो है लेखकों को कुछ कुछ जो है अर्थ उपार्जन होता था। अब जो है और ज्यादा लिखने लगे। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में कहानी, कविता या उपन्यास की तरह ऐसी सक्षम विधा के रूप में उभरी जिसे आधुनिकतावादी प्रयोगवाद और असीम संभावना के द्वार खोलती है। अगर अमेरिकी कहानी के विकास में देखें तो 20वीं शताब्दी में ही सबसे ज्यादा हिंदी कहानी का विकास हुआ है, अमेरिकी कहानी का विकास हुआ है सर। क्योंकि ये सदी जब शुरू हुई थी तो घोड़ा गाड़ी का युग था, मगर जब खत्म हुई तो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई थी, अत्यधिक विकास हो गया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक कंप्यूटर आ चुका था।
यानी 20वीं सदी में विज्ञान और जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की जो विकास हुआ उसके लिए आश्चर्यजनक प्रगति होती है कहानी जैसी विधा का। और 1940 के बाद तो कहानी में प्रकृतिवाद का पतन हो गया, मगर यथार्थवाद पूरी तरह से बना रहा कहानी में। तो हम इसी तरह से एक अमेरिकी में भी यहूदी कहानी लेखक थे साल्वेलो, जैसे हमने एशिया में यहूदी लेखक को देखा उसी प्रकार अमेरिका में भी यहूदी कहानी लेखक के नाम में साल्वेलो का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि बेलो ने हताशा को झेलते हुए जो है बौद्धिक मनुष्य की जो जिज्ञासा है, जिजीविषा को, जीवन जीने की इच्छा, उसके संघर्ष को दिखाया कहानियों के माध्यम से। इसी प्रकार अमेरिकी कहानी का शिल्प भी जो है में भी कई तरह का परिवर्तन आया। शिल्प कहने से जैसे अमेरिकी कहानीकार एंडरसन ने बोलचाल की अमेरिकी भाषा से मिलती जुलती कहानी की भाषा का प्रयोग किया। कहानी में नए नए विषय आए। तो इस तरह से हम अमेरिका में कहानी में हम देखते हैं कि 20वीं सदी में अमेरिका साहित्य रूप की तरह कहानी में भी पूरी तरह से संघर्ष करती हुई कहानी में जो है स्त्री हो, चाहे यहूदी लोग हो या फिर लेखक हो, सबने अभिव्यक्ति दी और अपनी अपनी मुक्ति का स्वप्न देखा। जैसे स्त्रीवादी कहानी, नारीवादी कहानी लिखा उन्होंने, और नारी जीवन की पीड़ा के बारे में उन्होंने लिखा हुआ, किस तरह से वहां पर मुक्ति पाना चाहती थी कहानियों के माध्यम से, वो देख रही थी कहानी। तो अमेरिकी कहानी लेखन की यथार्थवादी परंपरा स्त्री कहानीकार की सदैव ऋणी रहेगी, क्योंकि अमेरिका में 19वीं सदी की लेखिकाओं ने कहानी में आंचलिकता को प्रतिष्ठित तो किया था, अंचल विषय के बारे में बताया था, उसके साथ साथ स्त्री का विद्रोही स्वर दिखाया दिया। पूरी तरह से आंचलिकता यानी वहां की रहन सहन, वेशभूषा, चाल ढाल, जो भी था वहां की संस्कृति, सब कुछ दिखाते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया महिलाओं ने, और जिससे क्या होगी, वो अधिकतर सशक्त विधा बन। इसी प्रकार यहूदियों ने भी कहानी लिखने की परंपरा अमेरिका में की। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी लेखक जो है वाशिंगटन इरविन की कहानियों जैसे रिप वान विकल और द लीजेंड ऑफ स्लीपी हेलो से आधुनिक अमेरिकी कहानी की शुरुआत होती है। अगर इरविन को अमेरिकी कहानी का जनक माना जाता है, तो नेथनियल हार्थन और एडगर एलन पो जो है नए कला रूप के संस्थापक हैं। उन्होंने कहानी की विधा को सशक्त बनाया। मेलविले ने कहानी में नए नए प्रयोग किए। स्त्री कहानीकारों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही अमेरिकी कहानी में यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करने में। और अमेरिकी यथार्थवाद के महान लेखकों में विलियम डीन हॉवेल्स, हेनरी जेम्स और मार्क ट्वेन का नाम उल्लेखनीय है। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिकी कहानी में प्रकृतिवाद की अभिव्यक्ति हुई, हमने ये जाना। तो विभिन्न तरह से अमेरिकी कहानी अपने विभिन्न पड़ावों को से गुजरते हुए आज हमारे सामने पूरी तरह से सशक्त विधा बनकर अमेरिकी कहानी हम विभिन्न तरह से देखने को मिलती है। इसी प्रकार एशिया में कहानी हम देखते हैं, पूर्वी एशिया में कहानी जैसे चीन, जापान, कोरिया, ये बड़े बड़े देश है पूर्वी एशिया के। और यहाँ पर किस तरह से चीन में पहले कहानी की शुरुआत कैसे हुई, 1911 में जो है चीन में लोकतंत्र की स्थापना के बाद कहानी का विकास हुआ था। और लुसुन इस दौर के बहुत बड़े कहानीकार थे। पागल की डायरी एवं अन्य कहानियां जो चीन की देसी भाषा में लिखी गई थी, वो उनकी पहली कहानियों में से एक है। इसी प्रकार जापान में भी कहानी लिखी गई। चीन की महिला कहानीकारों में दिंग लिंग का नाम महत्वपूर्ण है, वो जो स्त्रीवादी कहानियां लिखती हैं, स्त्रीवादी नजरिए से दिखा गया। जापान में भी 20वीं सदी में आधुनिक कहानी लेखन की शुरुआत जो है अकुतागावा की कहानियों से होती। जापान में आधुनिक कहानी लेखन की शुरुआत
रयोनसुके अकुतागावा के साथ कहानियों से होती है। इनकी जो कहानियां थी जापान में, जो इनकी कहानियां थी अकुतागावा की कहानियां, वो मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों को प्रतिबद्धित करती थी। और इनकी प्रमुख कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है कुंज के भीतर। कोरिया में भी कहानी लिखी गई 20वीं शताब्दी में, हालांकि कोरिया में कहानी की शुरुआत मानी गई यी क्वांगशू की कहानी। इसी प्रकार हमारे जो और भी थे, मध्य एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी कहानी का विकास हुआ। इसमें भी जो है बहुत कहानीकारों ने, एशिया और पाकिस्तान, एशिया के जो कहानीकारों में पाकिस्तानी कहानीकारों का एक अलग स्थान था, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे भारत की सीमा से लगा ही हुआ था उस समय, और शायद उस समय पार्टीशन भी नहीं हुआ होगा, तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पाश्तो, सुराही की भाषा में लिखते हुए पाकिस्तानी कहानीकार अपने बहुलतावादी स्वर और अनुभव को विभिन्न तरह से दिखाते थे, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती थी, उर्दू बोली जाती थी, सिंधी बोली जाती थी, पाश्तो बोली जाती थी। तो इन भाषा में जो कहानियां लिखी गई, पाकिस्तान में एक पृथक राष्ट्र के रूप में जन्म और उसके 60 वर्षों के इतिहास को समेटती पाकिस्तानी कहानी जो है मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती है। और प्रमुख पाकिस्तानी कहानीकारों में सआदत हसन मुंटो, मजहर उल इस्लाम, दानियाल मोइनुद्दीन, मुमताज मुत्ती, मोहम्मद असीम भट्ट, अहमद नदीम काजगी, और लेखिकाओं में जो है साइला अब्दुल्ला, सादिया कुरैशी, ये महिला लेखिका हैं। बांग्लादेश में भी कहानी लेखन की शुरुआत जो है मुक्ति संग्राम के दौरान ही हुई। प्रमुख बांग्लादेशी कहानीकार है बसर अल-हेला, हसन अजीजुल हक, शौकत उस्मान। श्रीलंका में भी कहानी एक प्रमुख विधा रही है। सिंहली भाषा में लिखी जाती थी श्रीलंका में कहानी। अपने देश में राजनीतिक या सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को लक्ष्य करके वो लोग कहानी लिखते थे श्रीलंका में। पश्चिम एशिया में भी कहानी अगर हम देखते हैं तो फारसी कहानी, तुर्की कहानी, पश्चिम एशिया में या अरबी कहानियों से इनकी शुरुआत होती है। आधुनिक फारसी कहानी की शुरुआत भी 20वीं सदी में हुई थी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि तुर्की कहानी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नात्सियों की कहानी, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो कहानी थी, जैसे बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम की कहानियों में होता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की कहानियों में आता है। यह भी 20वीं सदी में ही हुआ था। यानी हम समग्र रूप से अगर वर्ल्ड में अगर देखते हैं, वैश्विक परिदृश्य में कहानी अगर सशक्त विधा बनती है तो वो 20वीं सदी ही देखने को मिलता है। कंबोडिया में कहानी के विकास में भारतीय और चीनी प्रभाव के अतिरिक्त देशज लोक संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं। इंडोनेशिया में कहानी, मलेशिया में कहानी, सिंगापुर में कहानी, जैसे थाईलैंड की परंपरागत कहानियां भारतीय संस्कृति से प्रेरित होती थी। ज्यादातर थाईलैंड में जो कहानियां लिखी जाती थी वो रामायण पर आधारित थी, रामायण की कहानियों पर आधारित थी। मगर 20वीं सदी में आधुनिक कहानी जब शुरुआत होती है तो सामाजिक मुद्दे या मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं पर कहानी लिखी जाती थी। तो जब हम देखते हैं एशिया के, पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, या फिर मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, और हमने बहुत सारे देश देखे। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हम बर्मा, कंबोडिया, इन सब में कहानी के विकास का हमने अध्ययन किया। तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में भी इसी तरह कहानी का विकास हुआ था, अफ्रीकी देशों में भी। और वहां के कहानीकारों को और कहानियों के नाम आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इसमें हम देखते हैं कि अफ्रीकी देशों में जो भी कहानियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, यूरोप के कहानीकारों की कथा दृष्टि के बीच में जो विभिन्न प्रकार के अंतर हैं उनको देखना होगा हमें। यूरोप की कहानी और अफ्रीका की कहानियां, लैटिन अमेरिकी देशों में कहानी के लिए जो किस तरह से नई नई भाषा, देशज भाषाओं के साथ साथ जो है पुर्तगाली भाषा को अपनाया। जिस तरह से आज हमारी हिंदी में भी देखो, हिंदी कहानी लिखी जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं उर्दू के वर्ड, उर्दू के शब्द अपनाए जा रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द अपनाए जा रहे हैं। वो किस लिए?
कहानी में जीवंतता प्रकट करने के लिए, रोचक बनाने के लिए। तो यदि एक कहानी की विधा के बारे में हम देखते हैं कि कहानी किस तरह से सशक्त विधा बनी, और आज हमारे बीच विश्व साहित्य में कहानी की बहुत मांग बढ़ी है, और कहानी एक सशक्त विधा बनकर, चाहे वह सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, वह यूरोप के साहित्य में भी, अमेरिका के साहित्य हो, चाहे एशिया का हो या लैटिन अमेरिका या अफ्रीकी देशों में हो, कहानी सर्वत्र जो है विकसित हो चुकी है, साहित्य की एक प्रमुख विधा है। और किस तरह से 20वीं सदी में अगर हम देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पूरे विश्व में एक सशक्त विधा बनकर उभर गई थी। कहानी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रही, वो उपदेश प्रधान, उपदेशात्मकता के साथ साथ मनुष्य के जीवन की जो है विभिन्न विडंबनाओं को, चाहे जैसे स्त्रीवादी चिंतन में नारी जीवन की विसंगतियों को देखने को हमें मिलता है, उसका चित्रण करती है कहानी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर हम 2:30 पर क्लास करेंगे। कल की क्लास MSD 9 का